आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर धर्मवीर यादव और आज हम चर्चा करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। दुनिया का पहला ऐसा आवासीय विश्वविद्यालय था जो अपनी तरह की एक अलग ही पहचान रखता था उस दौर में, उस काल में। तो देखिए, नालंदा के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है और हमारे भारत का एक गौरव का विषय भी है। धर्म अध्यात्म के लिए भी अच्छी बात है। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल न हो, यानी पूरी दुनिया के 500 विश्वविद्यालयों की बात करें तो भी हमारे गिने चुने एक दो विश्वविद्यालय शामिल होते हैं। 100 में तो हमारा कोई विश्वविद्यालय है ही नहीं आज। लेकिन एक वो दौर था कि जब पूरी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। सबसे पहले विश्वविद्यालय भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय खुले थे। लेकिन देखिए, समय की पराकाष्ठा, समय परिवर्तनशील है, समय बदला और भारत का वो ढांचा पूरी तरह से बिखर गया। तो अब हम आगे बात करते हैं, यानी भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय रेजिडेंशियल था। वो पूरी तरह से ना वहाँ रुककर शिक्षा प्राप्त करते थे विद्यार्थी, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और लगभग 450 ईस्वी के आसपास इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। मतलब आज से 2000 साल पहले इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो हायर एजुकेशन का, है ना, जो उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये संस्थान था। और प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान हुई थी ना। उस समय गुप्त काल चल रहा था इतिहास के झरोखे से अगर हम देखें तो। और 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने, बताते हैं, इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। तो अब आप सोचिए कि हमारे देश के कैसे अच्छे राजा थे जो ध्यान देते थे कि हमारे देश का कि शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कुमार गुप्त वो प्रथम थे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को शुरू करवाया था। तो इतिहास के अनुसार अगर हम बात करें तो बताते हैं कि 450 ईस्वी से लेकर और 1193 ईस्वी तक लगभग ये विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में था, अपने उत्कर्ष काल में था। और यहाँ पर लगभग 700 से 800 वर्षों तक बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी। लेकिन 1193 ईस्वी में जो बख्तियार खिलजी हैं उन्होंने आक्रमण किया था और उसके बाद इस विश्वविद्यालय को नेस्तनाबूद यानी अनिहिलेटेड, नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय क्षमा चाहता हूँ थोड़ा डिस्टर्ब के लिए, क्योंकि मैं पहली बार इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थी, मतलब कई लाख किताबें थी, और जो कहते हैं कई सप्ताह तक जलती रही थी। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और बताते हैं इस आक्रमण में यहाँ कोई कार्य करने वाले जो धर्मगुरु थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनको भी मार दिया गया था। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, यानी पूरा जो परिसर था
उसके सराउंडिंग पूरी दीवार थी बड़ी, और जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य दरवाजा था, है ना। और उत्तर से दक्षिण तक मठों की कतार थी, है ना। ऐसे मठ बने हुए थे जहाँ पर छात्र रुकते थे, शिष्य और टीचर्स रुकते थे, है ना। बाहर से कोई गेस्ट आता था वो रुकते थे। पूरी व्यवस्था वहाँ पर थी, और वहाँ पर भव्य स्तूप और मंदिर होते थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, क्योंकि ये मठ जो थे, या ये नालंदा विश्वविद्यालय थी, पूरी तरह से बौद्धिक शिक्षा पर आधारित है ना। बुद्ध जो परंपरा थी, उन्होंने इन चीजों को शुरू करवाया था, है ना। अशोक भी बुद्ध से प्रभावित होकर इन इस कार्य में अपना योगदान देने लग गए थे। तो ऐसे काफी राजा महाराजा थे, तो जो बुद्ध की शिक्षाओं से काफी प्रभावित थे, और उन्हीं का ही बहुत बड़ा इनमें योगदान था। तो बताते हैं कि मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी, क्योंकि वो उन्हें अपना आदर्श मानते थे, अपना गुरु मानते थे, है ना, अपना इष्ट देव मानते थे। और बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी मौजूद हैं, और बताते हैं कि वो दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि उनके ऊपर कोई ट्रक, बस आदि भी चलाया जा सकता है। मतलब आजकल तो छोटी छोटी दीवारें होती हैं, 4 इंची, 9 इंची, 12 इंची, अधिकतम 15 इंची। लेकिन आप सोचिए कितनी चौड़ी दीवारें होंगी जिनके ऊपर ट्रक चलाया जा सकता है। लगभग 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 कम से कम 11-12 फीट चौड़ी वो दीवारें होती थी, है ना। और ये बिहार के पास है, ये पटना से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है, बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। और वहाँ पर ट्रेन की सुविधा भी है, बस की सुविधा भी है। लेकिन आज ये पूरी तरह से खंडर हो चुका है, उसके कुछ अवशेष ही वहाँ दिखाई देते हैं। तो इस महान विश्वविद्यालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए, नालंदा जो है वो जो शब्द है 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस आलम प्लस दा। तो अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ज्ञान रूपी उपहार का पर कोई प्रतिबंध नहीं रखना। तो ज्ञान रूपी जो उपहार है ना, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी या कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, ये हम पढ़ चुके हैं। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो इन्होंने कर दी थी, कुमार गुप्त ने, लेकिन फिर इसके बाद हर्षवर्धन और जो पाल शासक थे, उन्होंने भी इसको पूरा सपोर्ट किया और अपना पूरा सहयोग करते थे। इसी वजह से लगभग 700 साल तक ये नालंदा विश्वविद्यालय जीवित रहा और अच्छे विद्वानों को तैयार करता रहा। और नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला जो होती है, यानी जिसे आज की भाषा में आर्किटेक्चर कहते हैं, मतलब बहुत सुंदर आर्ट डिजाइन उसमें बनाए गए थे। कमरे बहुत अच्छे थे, हवादार थे, खुले थे, है ना। मतलब बहुत ही साइंटिफिक भी था, स्पिरिचुअली ढंग से भी था, और मॉडर्न भी था। उन सब का एक अच्छा उदाहरण ये था। और बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे होते थे, है ना। 7 बड़े कक्ष होते थे, है ना, जिन्हें आप हॉल कह सकते हैं। और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। आप सोचिए, आज ही मेरे ख्याल से भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं होगा 9 मंजिला लाइब्रेरी। उस जमाने में होती थी। आप सोच सकते हैं कि आज से 2000 साल पहले भारत के अंदर ही दो 9 मंजिला पुस्तकालय होना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे लिए, ये फकर की बात है। जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थी। 3 लाख से ज्यादा किताबें उसमें लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में मौजूद होती थी। और नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है ना। इससे पहले एक विश्वविद्यालय और भी था भारत में, देखिए, मतलब एक भारत के पूर्व में था तो एक भारत के पश्चिम में, है ना। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय के साथ साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था, उसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। और आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय था, यानी तक्षशिला जो है उसमें आवासीय व्यवस्था नहीं होती होंगी, लेकिन ये आवासीय था। यहाँ ये हम बात कर चुके हैं, 700 से 800 साल तक अस्तित्व में रहा, जीवित रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई चहेता है या कोई राजा का बच्चा है या ये गरीब का बच्चा है, इसका नहीं करेंगे। वहां पर मेरिट के आधार पर एडमिशन होते थे। बड़ी पारदर्शिता थी ना। और छात्रों को सबसे बड़ी बात, उस जमाने में, उस दौर में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, और उनके साथ उनका रहना, खाना पीना सब निःशुल्क रहता था। और इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। अब सोचिए कितनी बड़ी व्यवस्था थी। 10,000 विद्यार्थी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, पढ़ते थे।
और 2700 के आसपास जो आचार्य थे, जो गुरु थे, शिक्षक थे, वो मौजूद होते थे। यानी इसका मतलब ये भी है कि हर चौथे विद्यार्थी के साथ एक शिक्षक होता था। आज इतनी व्यवस्थाएं हैं लेकिन 20 विद्यार्थियों पर भी एक शिक्षक नहीं है। आप सोचिए उस जमाने में प्रत्येक 4 विद्यार्थी पे एक शिक्षक था, है ना? अगर एवरेज देखें तो 2700 और कहाँ 10,000, 4 से भी कम ही एवरेज पड़ती है। 3.5 कह सकते हैं हम, एक शिक्षक होता था। कितनी अच्छी व्यवस्था थी, अच्छे से केयर टेकिंग हो जाती थी उनकी, है ना? गुरु के सानिध्य में वो रहते थे। और नालंदा में मतलब हम बात कर चुके कि भारत के विद्यार्थी नहीं पढ़ते थे यहाँ पर। यहाँ पर एशिया के काफ़ी देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जिसमें कोरिया है, जापान है, चीन है, बौद्ध है ना? तिब्बत है, इंडोनेशिया है, ईरान है, ग्रीस है, मंगोलिया है, आदि देश थे जो बाकी भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये तो सब भारत का हिस्सा ही होता था। रसिया, और इधर बात करें यूरोप में, नहीं सॉरी, भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब होते थे। भारत के साथ ही थे, ये तो अलग भी नहीं थे उस समय, क्योंकि उस समय अखंड भारत होता था ना, भारत के टुकड़े नहीं हुए थे। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स जो थे, वो ध्यान और अध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था ना, कि लोगों को वास्तविक ज्ञान दिया जाए, वास्तविक शिक्षा दी जाए। और ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ बैठकर ध्यान साधना भी वो करते थे, उस दौरान की थी उन्होंने। इस विद्यालय में पाली भाषा में शिक्षण कार्य होता था, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो भाषा है मगधी या पाली होती थी। और इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्म गूंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था, है ना? लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्न रत रतन रंजक, रत्नोधि और रतन सागर थे। कितनी बड़ी बात है ना? 9 मंजिलों के 3 भाग थे, यानी 3-3 मंजिल के 3 भाग होते थे। कितनी बड़ी बात है। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, है ना, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन में आयुर्वेद आदि बहुत ज़्यादा विषयों को पढ़ाया जाता था, है ना? इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, तो बताते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्य वेद, नागार्जुन और आर्यभट्ट भी इनमें शामिल थे, है ना? और बताते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के विद्वान यात्री हेन सांग और इत्सिंग ने खोजा था ना। हमारे देश को तो पता भी नहीं था, बाद में खोजा है। ये दोनों बताते हैं कि 7वीं शताब्दी में जब भारत आए थे, तो इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा है और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इन्होंने बताया था। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि लोकतांत्रिक प्रणाली के सभी कार्य होते थे ना, मतलब कोई भी फैसला अपनी अनुमति से नहीं होता था। उसमें सन्यासी भी जो होते थे, बौद्ध भिक्षु जो होते थे, है ना, वहाँ का पूरा जो मैनेजमेंट होता था, साथ में जो स्टूडेंट्स होते थे, है ना, जो शिक्षक या आचार्य गुरु होते थे, उन सबके साथ मिल के मीटिंग करके फिर राय ली जाती थी कि हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है। तो बहुत बड़ी बात है। और इस विश्वविद्यालय में कोई भी गरीब अमीर, है ना, किसी भी जाति धर्म का विद्यार्थी पढ़ सकता था। और खुदाई के दौरान पता चला यहाँ पर 1.5 लाख वर्ग मीटर में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। 1.5 लाख वर्ग मीटर में, मतलब आप सोचिए कितना बड़ा वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। और ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। मतलब 1.5 लाख वर्ग मीटर में जो वर्ग फीट में जो हमें अवशेष मिले हैं, तो वो तो बताते हैं कि 10वां हिस्सा है, बाकी और भी होंगे अवशेष, सारे खोदना बड़ा मुश्किल है। तो बताते हैं कि जो तिब्बत जो देश है, उसके जो धर्मगुरु है दलाई लामा, जो आज भी है, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला है वो सब नालंदा विश्वविद्यालय से ही आया है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है। और मैं आपको बता चुका हूँ, भारतीय गणित के जो जनक माने जाते हैं, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, जिन्होंने जीरो दिया था पूरी दुनिया को, जीरो की भाषा सिखलाई थी, तो आर्यभट्ट जी भी बताते हैं कि 6ठी शताब्दी की शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे, नालंदा विश्वविद्यालय को संभालते थे। बड़ा अच्छा लगता है अगर हमें पूरा इतिहास एक वीडियो में मिलता है ना, बहुत खुशी होती है हमें ना। नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 में स्थापित किया गया था। यानी नालंदा की तर्ज पर कोशिश की गई है कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाए जो बिहार में ही बनाया गया है।
तो ये हमने कुछ जाना इसके इतिहास के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे तक्षशिला के बारे में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।